फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की श्रृंखला पढ़ रहे थे, जिसको आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। देखिए, इस लॉकडाउन पीरियड में हमने एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल बनाया है, जिसमें हम डेली बेसिस पर हमारे करंट अफेयर्स की शुरुआत हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करी है और आप लोगों का इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा तो हम आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालने वाले हैं, जिसमें आपको इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है। अभी तो हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में हम लोग डेली बेसिस पर जो हमारे चारों ओर करंट अफेयर्स की जो रूपरेखा तैयार हो रही है वो नेक्स्ट एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम जेनेवा पर फोकस कर रहे थे। जेनेवा की बात करी थी हमने कल, WTO, WHO एंड ILO। आज पढ़ेंगे हम लोग WMO और ITU, जो कि वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही स्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। WMO, देखिए WMO क्या है। WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीन्स होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे कि विश्व में मौसम विज्ञान या जलवायु पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा संगठन काम कर रहा है, वो है WMO। WMO किस रूप में कार्य कर रहा है कि विश्व में मौसम की जानकारियां लेना, मौसम से संबंधित एनालिसिस करना, उन पे रिसर्च करना और आने वाले टाइम में फ्यूचर फोरकास्ट करना कि फ्यूचर मौसम कैसे होगा, आने वाले टाइम में बारिश कितनी होगी, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, समर कैसे होगा, विंटर कैसा होगा, वो सब कुछ है वो WMO आपको बताने वाला है। WMO ने बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं। वो सैटेलाइट के माध्यम से जो कि इंटरनेट द्वारा कनेक्टेड होता है, उनको जानकारियां लगातार रूप से मिलती रहती है और उनकी अपडेट करते रहते हैं। और WMO बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है। वर्ल्ड के फेमस कंट्रीज या यूं कह सकते हैं लगभग सारे कंट्रीज इससे जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये क्या हुआ था, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, देखिए WMO की स्थापना जो है वो हुई थी 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च डेट आपको भी याद होगा कि 23 मार्च को हमारे इंडिया के बड़े शहीद या वीर सम्मानित पुरुष भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा इसी डेट को हुई थी। तो इस डेट को हम मौसम के रूप में याद कर सकते हैं कि जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, उस दिन मौसम बहुत खराब था। तो हमें याद हो जाएगा 23 मार्च 1950। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कि जहां जाते ही हमारा दिल गार्डन हो जाएगा, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हमें मौसम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वही स्थान रहेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड, विश्व का स्वर्ग स्विट्जरलैंड, यूरोपियन कंट्री। और ये विश्व के सबसे खुशहाल देशों में, हैप्पीनेस कंट्री में भी इनका बहुत बड़ा स्थान है। मेंबर कंट्री की बात कर लेते हैं तो वो देशों की संख्या है यहाँ पर 191, 191 देश है। और यहाँ के महानिदेशक जब भी होता है मौसम खराब, इनको आते हैं आलस, और नाम है इनका पट्टेरी तालस। याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मौसम विज्ञान संगठन मौसम पर नियंत्रण करता है या मौसम संबंधित जानकारियां पेश करता है, उन पर रिसर्च करता है, उन पर लगातार से एनालिसिस करता रहता है। तो WMO का फुल फॉर्म क्या है मित्रों, देखिए वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहीद दिवस यानी कि 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
देशों की संख्या की बात करें तो यह 191 कंट्री है। और मान से कौन है? पट्टेरी तालस। होता है मौसम खराब, इनको आते हैं आलस, नाम है पट्टेरी तालस। देयर इज डब्ल्यूएमओ कंप्लीटेड। डब्ल्यूएमओ के बाद देखेंगे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो कि जिनेवा में स्थित है, उसे भी अभी हम देख लेते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं दूर संचार संगठन की, जिसका नाम है ITU। ITU, I for इंटरनेशनल, T for टेलीकम्युनिकेशन एंड U for यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फुल फॉर्म होता है विश्व दूर संचार संघ। नाम से पता लग रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन पर कंट्रोल, वर्ल्ड के सारे देशों के बीच में जो टेलीकम्युनिकेशन होता है उस पर कंट्रोल करने वाला संगठन कौन सा है? ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि विश्व दूर संचार संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? यह बहुत पुराना संगठन है। पुराना रूप किस रूप में? इसकी स्थापना मई मंथ में 17 मई 1865, 17 मई 1865 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ? हेडक्वार्टर वही जहाँ की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, और हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व का स्वर्ग जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। देशों की संख्या मित्रों यहाँ पर है 193, और यहाँ के महानिदेशक यानी कि लीडर कौन है? एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा मैं आपको। ट्रिक क्यों है? उनके जो हेड है वो बार बार मोबाइल फोन यूज करते हैं। यूं कह सकते हैं मोबाइल फोन एनी टाइम मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। और किस प्रकार इनके पास एप्पल आईफोन X मॉडल है जिसको लगातार वो चलाते रहते हैं। कभी FB, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा, कभी क्या, कभी टेलीग्राम, कभी टिकटॉक, कभी क्या, पता नहीं क्या क्या चलाते रहते हैं। तो ITU के जो लीडर हैं ये रात को 12 बजे टिकटॉक पर एक्टिव थे, ये FB पर एक्टिव थे, और इनकी पत्नी इनके सामने आ गई। इन्होंने आईफोन X को उठा के जोर से जमीन पर दे मारा और बोली, तुम और तुम्हारा फोन दोनों होली में जाओ, तुम और तुम्हारा फोन दोनों होली में जाओ, और मान से के होली जाओ, होली जाओ, लिखिए होली जाओ। और होली जाओ एक बहुत ही छोटे देश या बहुत फेमस कंट्री फिनलैंड निवासी है। फिनलैंड भी यूरोपियन कंट्री है, और फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। और नोकिया कंपनी जो वर्ल्ड फेमस कंपनी है वो नोकिया कंपनी यहाँ की ही है, फिनलैंड की। कैपिटल है हेलसिंकी, याद कर लें। टेलीकम्युनिकेशन फिनलैंड से शुरू हुआ है, फिनलैंड में नोकिया है, नोकिया चला रहे हैं होलिन जाओ। शी इज फ्रॉम ITU। ITU का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसे बोलते हैं अपन विश्व दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। देशों की संख्या की बात कर लेते हैं। देशों की संख्या 193 है, और इसके लीडर है होलिन जाओ, तुम और तुम्हारा फोन दोनों होली में जाओ, दैट इज होलिन जाओ। होलिन जाओ फ्रॉम फिनलैंड। फिनलैंड इज अ यूरोपियन कंट्री। दिस इज ITU कंप्लीटेड। ये आपका ITU कंप्लीट हुआ। अब कुछ स्टूडेंट्स या अधिकतम स्टूडेंट्स यह मानते हैं कि यह बहुत बड़ा बर्डन है, ये बहुत हार्ड टॉपिक है, ये हमारी यात्रा बहुत कठिन है, हम इसे कैसे संपूर्ण करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, उनके लिए मैं कुछ एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना है या सब जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और माउंट एवरेस्ट पर जाना बहुत बड़ी बात होती है, या यूं कह सकते हैं एक पर्वतारोही की
की उमंग, आशा या उनका लक्ष्य होता है जीवन का कि मैं कभी ना कभी वहां जाके पहुंचूं। तो ये किसी छोटे बच्चों का खेल नहीं है और माउंट एवरेस्ट पर बहुत कम लोग गए हैं। लेकिन उनमें से मैं एग्जांपल ऐसे इंडियन का दूंगा जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में एक काम करके दिखाया है, जिससे साबित होता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देख कैसे साबित होगा ये। एक महिला थी, एक भारतीय महिला खिलाड़ी जो कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी थी। वो दिल्ली से अपने शहर यूपी के अंदर बाई ट्रेन जा रही थी और ट्रेन में जब जा रही थी वो, तो क्या हुआ, वो उनको रास्ते में किसी लड़कों ने छेड़ा और छेड़ने के बाद उन्हें टॉर्चर किया और उन्हें चलती ट्रेन में बाहर फेंक दिया। ये बात है मध्य रात्रि की। मध्य रात्रि को यह घटना हुई, रात को लगभग 12-1 बज रहे होंगे और उनको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। एक साउथ और पास में एक ट्रेन और आई बड़ी स्पीड से और उनके दोनों टांगे काट दी। दोनों टांगे कट गई और रात भर कराती रही, रात भर चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ कहती रही, कोई बचाने नहीं आया। सुबह 4-5 बजे होंगे और गैंगमैन जो कि रेलवे के अंदर होते हैं, जो कि पटरियों की मरम्मत करने आते रहते हैं, वो आए, उनकी नजर पड़ी उन पर और उन्होंने देखा एक लड़की बेसुध अवस्था में, बेहोशी में गिरी हुई है, जिनकी दोनों टांगे कट चुकी है। उनको फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल जाने के बाद 3 दिन के बाद उनको होश होता है और उनको पता लगता है कि उसके दोनों पैर नहीं रहे हैं, वो कभी जिंदगी में अपने पांव पर नहीं चल पाएगी। बहुत रोई, बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, लेकिन उस घटना से उसने बहुत बड़ा सबक लिया। उसको पता लग गया था कि जिस गेम में वो है, वो बास्केटबॉल खेलती थी और उस गेम को कभी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी या देश का नाम कभी इस खेल में रोशन नहीं कर पाएगी। तो उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरा भी नाम हो, मेरे देश का भी नाम हो और आगे आने वाले फ्यूचर में सभी लोगों को, युवाओं को यह एक मोटिवेशन मिले कि कोई भी काम असंभव नहीं होता है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। ठीक है, उनकी गुरु थी बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल जो कि प्रथम भारतीय महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई थी। बचेंद्री पाल को उन्होंने फोन किया और बचेंद्री पाल कुछ टाइम बाद वहां पहुंची और उनसे कांटेक्ट किया। बचेंद्री पाल ने जैसे ही देखा उनको देख के बोला कि अब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे, या यूं कह सकते हैं कि अब तुम्हारा जीवन खत्म है, तुम्हें बैसाखियों के सहारे या पूरा जीवन बेड पर ही बिताना होगा, आगे आने वाले समय में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा सुनकर वो घबराई नहीं और उसके बाद बोला कि बचेंद्री जी मैडम, अब मैं मेरे जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करूंगी और मेरा लक्ष्य है पर्वतारोहण। अब मैं पर्वतारोहण शुरू करूंगी और मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगी, मुझे आप गाइडेंस देंगे और जैसा आपने कर दिखाया था वैसा ही काम मैं भी करूंगी कृत्रिम पैरों के साथ। ठीक है, और उन्होंने थोड़े टाइम बाद 6 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू करी पर्वतारोहण की ऐसी भयानक, ऐसी कठिन ट्रेनिंग शुरू करी। ट्रेनिंग के बाद लगभग 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद वो स्टार्ट करती है और हिमालय पर्वत की रेंज में वो ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग के बाद दिन आता है 2012 की घटना है ये, और 12 में वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर देती है। बहुत कठिन प्रयास, बहुत कठिन यात्रा उनकी शुरू हो जाती है। उनके साथ नेपाल का गाइड भी होता है, गाइड का होना जरूरी होता है। उन परिस्थितियों में वो होती है गाइड जो होते हैं वो ही एक महत्वपूर्ण लीड का काम करते हैं। ठीक है, तो उनके साथ रहे, उनके साथ चले, उनकी यात्रा शुरू हुई और शुरुआत में बहुत परेशानियां आई, ऑक्सीजन खत्म हो गई और भी कई परेशानियां आई और कई लोगों को पर्वतारोही जो उनके आसपास थे उनको अपने सामने मरते हुए देखा, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे। उनके मन में जोश था, उमंग थी, लक्ष्य था उनका कि मुझे करना है, मुझे कैसे भी वहां तक पहुंचना है। और उन्होंने यात्रा में बीच में कहीं नहीं रुकी, वो चढ़ती रही अपनी लक्ष्य को देखती रही कि अब मैं बेस कैंप में आ चुकी हूँ, मैंने लगभग 4000 मीटर कवर कर लिया है, मुझे आगे 8848 मीटर तक जाना है। 8848 जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और बहुत ही कठिन सफर को वो संपूर्ण करती हुई
और देखिए वो लगभग 8,400 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और यहाँ पर इनकी ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। लेकिन खत्म होने के बाद भी वो जैसे ही उसकी नजर पड़ी एक सामने एक यात्री की और ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनका गाइड जल्दी से गया, उसने सिलेंडर उठाया, उनके लगाया, वापस उसको मास्क लगाया, ऑक्सीजन उनके बॉडी में रन करने लगी और वापस वो जगी। और सेम टाइम कुछ टाइम बाद वो माउंट एवरेस्ट पहुंच गई और उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक भारत की कोई महिला नहीं करता। एक अपंग महिला जो बैसाखियों के सहारे या कृत्रिम पैरों के सहारे माउंट एवरेस्ट जा सकती है, तो हम लोग हमारे दो पैर सही सलामत है, दो ही हाथ सब सही सलामत है, हमारा दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है, सब कुछ सही है, तो फिर हम क्यों नहीं एक सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकारी जॉब प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा बहुत कठिन काम नहीं है, जो या ऐसा तो है नहीं कि पहले किसी ने किया नहीं है। तो उठो, जागो और तब तक डटे रहो जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो जब तक एक गर्भित महिला कर सकती है तो हम क्यों नहीं। इसलिए जीवन में कभी नहीं सोचना कि एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं सोचना। इम्पॉसिबल स्वयं करता है, आई एम पॉसिबल। तो आप जीवन में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, और वो जो चाहते हैं वो सोचिए, जो नहीं चाहते हैं कभी मत सोचिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो मित्रों, जैसे हमारे जीवन की यात्रा शुरू हुई है, जब आप सोचिए, जब आप किसी पद पर होंगे जहाँ पर पहुँचने के बाद आपको हर लोग, जो आपके मिलने वाले करीबी लोग या आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे, बोले हाँ मैंने कहा था कि ये व्यक्ति तो करके बताएगा, और वो करके बताता है। तो आप हमेशा मोटिवेट रहिए। मोटिवेशन नहीं मिलता है तो YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस खोजिए। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिनसे देखकर हम हमारे जीवन की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आगे की श्रृंखला में देखते हैं हम लोग ITU के बाद क्या होगा। ITU के बाद एक संगठन और बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जो कृषि से संबंधित है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। वो है FAO। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। जिस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है उसी दिन इस संगठन की स्थापना हुई थी। और स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। या रोम कहाँ है? रोम शहर जो है वो इटली की राजधानी है, यूरोपियन फेमस कंट्री इटली, जहाँ पर कोरोना को कंट्रोल करने में काफी परेशानी हुई और इटली बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कुछ दिनों पहले। देखिए देशों की संख्या कितनी है वर्तमान में। यहाँ पर सदस्य देश है 183। जैसा कि हम सभी संगठन में पढ़ते हैं, इनका लीड कौन करता है, इनका लीडर कौन है? इनका लीडर अभी हम देख रहे हैं कि FAO के मेंबर कंट्री 183 हैं और FAO के लीडर जो हैं वो भी चाइना के हैं। वो थोड़े टाइम पहले ही इसके मानचित्र बने हैं। इनका नाम है क्यू डोंग्यू फ्रॉम चार्ली चौक टू चाइना। क्यू डोंग्यू फ्रॉम चाइना। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके जो मानचित्र है वो क्यू डोंग्यू है। यहाँ पर 183 मेंबर हुआ करते थे जो कि प्रेजेंट टाइम में 197 हो चुके हैं। इसे आप इम्पोर्टेंट रूप से
दिमाग में सेट कर लें या नोट कर लें। इसका हेडक्वार्टर रोम में है और रोम कहाँ है? इटली में है। ये था आपका FAO। FAO के बाद देखिए, अभी मैं आपके सामने जो एग्जांपल ले रहा था, जो कि प्रथम भारतीय अपंग महिला जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी है, उनका नाम है, वो और कोई नहीं, अरुणिमा सिन्हा है। अरुणिमा सिन्हा, इसे आपने कभी नाम सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। वही फर्स्ट महिला जो कि अपंग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर यानी कि लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग असंभव यात्रा को पूरी कर चुकी है, वो है अरुणिमा सिन्हा। FAO के बाद एक सेंटर और पढ़ लेते हैं हम लोग आज की घड़ी में, और वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों ने कॉमनवेल्थ का नाम सुना होगा, कॉमनवेल्थ मेंबर या कॉमनवेल्थ राष्ट्र। कॉमनवेल्थ को हम लोग राष्ट्रमंडल के नाम से भी जानते हैं। ये कॉमनवेल्थ क्या है, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं कि हमारा देश किसका गुलाम रह चुका है? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन ही वो कंट्री है जो हमारे अलावा अमेरिका को भी गुलाम कर चुका है, या हम यूं कहें कि विश्व के अधिकतम देशों को गुलाम करने वाला कंट्री कौन है, तो वो ब्रिटेन है। और ब्रिटेन के गुलाम देशों ने ही मिलकर जो संगठन बनाया है उसका नाम है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ मीन्स राष्ट्रमंडल। कॉमनवेल्थ ने एक ऐसा संगठन क्यों बनाया कि जब जो स्टूडेंट्स या पीपल गेम्स में एसोसिएट होते हैं, तो गेम्स में उसमें खेल भावना बढ़ती है या उनमें एकता की भावना बढ़ती है। तो गेम्स के माध्यम से अपने को ये यूनिट के रूप में बनाना चाहता है, ताकि यूनियन स्ट्रेंथ होती है, संगठन में शक्ति होती है। अगर हम संगठित होंगे तो हमें कोई नहीं बांट सकेगा या हमारा कोई बंटवारा नहीं कर सकेगा। इसलिए राष्ट्रमंडल कंटिन्यूअसली इस मोटिव को लेकर चल रहा है कि आने वाले समय में या फ्यूचर में कोई देश हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाए या आंख नहीं उठाए, किसी भी रूप में वो हमें गुलाम नहीं बनाए। गुलाम देश की कंडीशन क्या होती है वो हम जान चुके हैं। हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, वो धीरे धीरे बहुत खत्म हो चुका था। फिर हमने वापस से स्टार्टिंग करी और आज उस अवस्था में पहुंचने में पता नहीं सैकड़ों वर्षों लग जाएंगे, लेकिन इस ऐसे संगठन के होते हुए ऐसा होना पॉसिबल मुझे नहीं दिखता। कॉमनवेल्थ क्या है इसे हम एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय वही है जहां ब्रिटेन है। एक्चुअली ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन। हम सोच रहे हैं ब्रिटेन के मेंबर ब्रिटेन के गुलाम देशों ने बनाया और ब्रिटेन इसमें शामिल कैसे है, लेकिन ब्रिटेन पहले से काफी बदल चुका है। ब्रिटेन इन एसोसिएट मेंबर का लगातार सहयोग करता रहता है। ब्रिटेन को भी पता है हमें आगे बढ़ना है तो इन देशों का सहयोग हमें चाहिए, ताकि वो इंडिया से भी पहले से काफी अच्छे रिलेशन बना चुका है, ताकि वो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काफी उनका अहम योगदान हो सके। लंदन कहाँ है? लंदन ब्रिटेन में है। इंग्लैंड ब्रिटेन में है कि राजधानी लंदन। देशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? देशों की संख्या यहाँ पर 53 है, 53 कंट्री है। पहले 54 हुआ करते थे, एक देश मेंबरशिप छोड़ चुका है। देखते हैं, पहले तो हम याद करते हैं इनका अंतिम देश कौन सा था। राष्ट्रमंडल का अंतिम देश जो है यानी कि 54वां देश जो था वो रवांडा था। रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, रवांडा था, और रवांडा 2009 में इसका मेंबर बना था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तो फिर वह देश कौन सा है? जो सदस्यता त्याग चुका है आज के 4 साल पहले, वो हमारा पड़ोसी है। वह देश कौन सा है जो कि 2016 में इस संगठन से बाहर निकल गया है? वो देश की मैं आपको दे रहा हूँ 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका।
गेस करिए, मैं आपको 3-4 सेकंड का सही टाइम दे रहा हूँ। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 मालदीव, नंबर 3 बांग्लादेश, नंबर 4 श्रीलंका। बताइए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका गलत है, पाकिस्तान गलत है, बांग्लादेश भी गलत है और राइट आंसर है मालदीव। मालदीव से राइट आंसर। और मालदीव 2016 में इस संगठन की मेंबरशिप छोड़ चुका है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कि तो फिर राष्ट्रमंडल को लीड कौन कर रहा है, राष्ट्रमंडल का हेड कौन है? और राष्ट्रमंडल का हेड मेरे मित्रों, हेड अभी है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड नाम की व्यक्ति है, ये इसको लीड कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज नोट कर लेंगे ताकि आपको पता रहेगा कि राष्ट्रमंडल में कौन से मेंबर जुड़े हुए हैं। नोट करिए, यहाँ पे नोट लगाएंगे हम लोग कि राष्ट्रमंडल में कौन से मेंबर हैं। इस संगठन में वे सभी देश शामिल हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं, जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। अब हमारे दिमाग में ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ बोलते हैं। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। देशों की संख्या वर्तमान में 53 है। पहले 54 हुआ करते थे। 54वां देश रवांडा था, जो कि अभी भी मेंबर है इसका, लेकिन एक देश जिसका मेंबर था वो मेंबरशिप छोड़ चुका है, वो मालदीव है। कब छोड़ी उसने? 2016 में। और इसका लीडर या हेड कौन है? वो है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आने वाले संगठन को हम कल की क्लास में देखेंगे। जब तक आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें कुछ आपको मिस्टेक या कुछ आपको सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।